नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सभी को एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। जैसे कि आपने जाना कि अभी आपका सीटेट का एग्जाम 28 और 29 दिसंबर को हुआ था, तो मैंने एनालिसिस किया कि आखिर किस टॉपिक से आपके 29 दिसंबर से क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो भी उसकी भी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम बाकी है दोस्तों। अभी जनवरी में और बच्चों का एग्जाम होना है दोस्तों, तो इसलिए इस वीडियो का बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही धमाकेदार होने वाला है आज का सेशन दोस्तों। हिंदी 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में, आरओ का बैच 499 रुपए में, एसएससी जीडी का बैच आपका 699 रुपए में, वीडियो मॉक टेस्ट आपका 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है स्टडी 91 का, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि कहीं भी आपका सिलेक्शन। दोस्तों जब मैंने कुछ बच्चों के पास कॉल किया और उनसे पूछा कि आखिर सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्होंने कुछ ही टॉपिक्स बता पाए, कुछ ही क्वेश्चन बता पाए, क्योंकि दूसरे टाइम फिर पेपर रहता है तो बच्चों के दिमाग में उतनी चीजें नहीं थी, उतने क्वेश्चन नहीं थे। तो जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं उन्हीं का मैंने एनालिसिस किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन था कि बिहू कहाँ का नृत्य है। पूछा गया कि आखिर बताइए बिहू कहाँ का नृत्य है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, असम का है कि उड़ीसा का? बताइए, प्रयास करिए, सभी लोग प्रयास करिए। आखिर बिहू कहाँ का नृत्य है? सभी लोग बताइए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। बिहू कहाँ का नृत्य है? बिहू असम का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? बिहू असम का नृत्य है दोस्तों। बिल्कुल सही आपने बताया। बिहू नृत्य कहाँ है? बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है। और भी जानकारी जानते हैं आखिर बिहू के बारे में, क्योंकि फिर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, शायद हो सकता है। यह नृत्य आमतौर पर युवा पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नृत्य शैली को तेज कदमों और तीव्र कठिन गतियों की विशेषता होती है। इस लोक नृत्य में नर्तकियों की पारंपरिक वेशभूषा रंगीन होती है। क्या होती है दोस्तों? रंगीन होती है। वेशभूषा कैसी होती है? रंगीन होती है। और लाल रंग की थीम पर केंद्रित होती है। किस पे केंद्रित होती है? थीम कैसी होती है? लाल रंग की थीम पर केंद्रित होती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इस लोक नृत्य की उत्पत्ति अज्ञात है। जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वो क्या है? अज्ञात है। कैसे इस लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी ये मालूम नहीं है। बिहू नृत्य का सबसे पहला चित्रण 9वीं शताब्दी की मूर्तियों में मिलता है। इसका पहला चित्रण कहाँ मिलता है? 9वीं शताब्दी की मूर्तियों में से प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। यह नृत्य मुख्य रूप से असम के तेजपुर और दरंगा जिलों में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक जो बिहू का नृत्य होता है ये असम के किन जिलों में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों तेजपुर और दरंगा जिलों में। किसमें? तेजपुर और दरंगा जिलों में आपका ये लोक नृत्य पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान दीजिएगा। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, ये नृत्य शैली को तेज कदमों और तीव्र कठिन गतियों की विशेषता है दोस्तों। इस लोक नृत्य में नर्तकियों की पारंपरिक वेशभूषा रंगीन होती है और लाल रंग की थीम पर केंद्रित होती है। इस लोक नृत्य की उत्पत्ति अज्ञात है दोस्तों। बिहू नृत्य का सबसे बड़ा चित्रण 9वीं शताब्दी की मूर्तियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मूर्तियों से मिलता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट्स। एंड यह नृत्य मुख्य रूप से असम के तेजपुर और दारंगा जिलों में पाया जाता है। कौन सा जिला? तेजपुर और दारंगा का जिला दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित से कहां पे चेराव नृत्य किया जाता है। नृत्य से दोस्तों बहुत क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया कि नृत्य पढ़ के जरूर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। तो निम्नलिखित में कहां पर चेराव नृत्य किया जाता है? मणिपुर में है, मिजोरम में है, असम में है या उड़ीसा में? बताइए चेराव नृत्य कहां किया जाता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। चेराव नृत्य जिन बच्चों ने दिया था ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई चेराव नृत्य किया जाता है कहां पे किया जाता है चेराव नृत्य? बिल्कुल सही आंसर है मिजोरम में दोस्तों। चेराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। चेराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है दोस्तों।
चिराव नृत्य मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चिराव नृत्य जो कहाँ का है, मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों से, आपसे पूछ लेता है चिराव नृत्य में किस डंडियों का प्रयोग होता है, तो आप बता सकते हैं कि बांस की डंडियों का प्रयोग होता है। किसका? बांस की डंडियों का पकड़ और युग्मा में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस का जमीन पर पीटा जाता है। जैसे ही ढोल बजना होता है बांस को जमीन पे क्या करते हैं, पीटने लगते हैं दोस्तों। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। ये चीज है, ये क्या होता है, ये चिराव नृत्य है दोस्तों। कहाँ का? मिजोरम का चिराव नृत्य इसी प्रकार से होता है। इसको भी आप जानकारी रखिए, इसकी यही पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पूछा गया ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों, पूछा गया कि बताइए कि ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? CO2, ओजोन गैस, N2O, SO2, कौन सी नहीं है बताइए जरा, कौन सी नहीं है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित कौन सी नहीं है? ओजोन नहीं है दोस्तों, आपका 2 आंसर गलत है, ओजोन नहीं है। अब देखिए ग्रीन हाउस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है जो कि वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती है, यानी गैस को गर्मी को रोकने में सक्षम होती है दोस्तों। इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतह तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण होता है। कौन सी गैस होती है ये जानते हैं? अगर वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें, प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। और मीथेन CH4 मीथेन होती है। जलवाष्प वाटर वेपर होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। और फ्लोरीन कृत गैस भी होती है। ये क्या है दोस्तों? ये वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस होती है। यानी कि CO2 हो गया दोस्तों, CH4 मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और फ्लोरीनीकृत गैसें हो गई। ये क्या है? वातावरण प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैसें। और मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित में से कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCS है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साक्लोराइड है दोस्तों। ये चीज है आपका, यानी मानव निर्मित द्वारा संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में। अपनी हिंदी आप मात्र 299, वीडियो का बुक्स आपकी 199 में, पेट कॉम्बो आपकी 350 रुपए में, पेट बुक आपकी 300 में, ARO की बुक आपकी 175 में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 में। फ्री डिलीवरी सभी ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों, फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज नहीं लगना है। तो एक बार दोस्तों गैसों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके आने वाले एग्जाम में जैसे जो 9-10 जनवरी को होने वाला है उससे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी गैसों का मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होता है दोस्तों। पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतत तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण है। वातावरण में प्राकृतिक में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है दोस्तों, कौन सी है? CO2 है। और दूसरी कौन है? मीथेन है, CH4 है। तीसरी आपकी जलवाष्प है, वाटर वाष्प है। चौथी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O और फ्लोरोनीकृत गैसें होती हैं। ये गैसें पाई जाती हैं आपकी मानवकृत। और नेक्स्ट है आपका मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS है और परक्लोरोकार्बन PFCS है और सल्फ हेक्सोक्लोराइड है। ये हो गया दोस्तों आपका। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। मणिपुर होगा, चंडीगढ़ होगा, लद्दाख या जम्मू कश्मीर, कौन सा नहीं होगा बताइए? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, पूछा था केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ये बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़, पर मणिपुर नहीं है दोस्तों। तो ये होगा आपका। हमारे थोड़ा सा जानते हैं हमारे देश भारत में, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? कुल 28 राज्य हैं, कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार में हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है
और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है दोस्तों। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या के आधार पर हमारा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? सिक्किम है। यानी आपसे पूछ सकता है हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है दोस्तों। और सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। जनसंख्या के आधार पर हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो क्या है हमारा? सिक्किम है दोस्तों। ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। ये जानना आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दूसरा है दिल्ली दोस्तों। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। कई बार क्वेश्चन में आता है, आपके क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन में दिया रहेगा दिल्ली, बी दे दिएगा लखनऊ, सी दे देगा नई दिल्ली, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं? तुरंत ही देखते हैं दिल्ली, तुरंत ऑप्शन दिल्ली मार के चले जाते हैं कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है दोस्तों। पर कहीं नहीं, गलत हो जाएगा आपका। दिल्ली नहीं, ध्यान देना है आपको। नई दिल्ली क्या है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली दोस्तों। ठीक है, तो नई दिल्ली मार के आपको आना है, ये नहीं आप दिल्ली मार के चले आएंगे। नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और लक्षद्वीप कवरती, दमन और दीव दमन दोस्तों, चंडीगढ़ चंडीगढ़ होगा, पांडुचेरी का पांडिचेरी होगा, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर होगा, श्रीनगर जम्मू, सर्दी बहुत पड़ती है श्रीनगर में सर्दी। लद्दाख का क्या होगा दोस्तों? लेह होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारी चीजें। और कोशिश करिए इनकी मुद्रा भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और देशों की जैसे और जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनकी मुद्रा भी आप याद रखिए। क्या शायद मुद्रा भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए अमेरिका की मुद्रा क्या है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, फ्रांस की मुद्रा क्या है। तो ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं, तो मुद्रा भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप बताएंगे भाई लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश माना गया दोस्तों, जिसे लघु तिब्बत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु तिब्बत। पूछ सकता है किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं लघु तिब्बत किसे कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। पूछ सकता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप बताएंगे कि लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है दोस्तों। यह 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। 1973 में लक्षद्वीप के रूप में आधिकारिक नाम को अपनाया गया था, 1973 में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? गेहूं में होती है, सोयाबीन में होती है, मूंगफली में होती है या सेब में होती है? किसमें होती है सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा? किसमें होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। दोस्तों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको लगता है कि हाँ वाकई में सही चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? जल्दी से बताइए, प्रोटीन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, सोयाबीन। सोयाबीन में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है दोस्तों। जाइए जानते हैं किस में कितनी मात्रा होती है। सोयाबीन में 36 प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। और गेहूं में कितनी होती है दोस्तों? 0.13 प्रति ग्राम किसमें होती है? गेहूं में मात्रा होती है। मूंगफली में कितनी होती है? मूंगफली में 26 प्रति ग्राम होती है मात्रा दोस्तों। तो यानी सबसे अधिक किसमें है? सबसे अधिक सोयाबीन में पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा। 0.36 प्रति ग्राम किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। गेहूं में 0.13, उसके बाद मूंगफली में 0.26 प्रति ग्राम
पाई जाती है दोस्तों। ये है आपकी प्रोटीन की मात्रा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूजीसी नेट का पेपर, बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच दोस्तों रामबाण है। ये बैच रामबाण है, आप इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस बैच को आप ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य है, आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो और या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या होगा जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। गुजरात निकटवर्ती राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोस्तों। चौथा बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, राज्य की सीमा दूसरे राज्य और राज्यों से मिलान। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर से कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब है। पंजाब से क्या है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। उत्तराखंड से क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान से पूछा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और मध्य प्रदेश से पूछेगा तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। और राजस्थान से पूछे तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, गुजरात। बार बार दोस्तों इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मैप से दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, मैप से आप देख लीजिएगा। पंजाब है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोस्तों। मैप से था क्वेश्चन दोस्तों। तो इसको आप या तो बार बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ कौन कौन सा ऑप्शन जैसे आएगा आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, केचुए से संबंधित जानकारी कुछ जान लीजिए। केचुए से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बताते हैं, पर क्वेश्चन क्या था नहीं याद था बच्चों को। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी के मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। दोस्तों जो केचुआ होता है आपने देखा होगा कि वो आसानी से मिट्टी में जब घुसता है तो छेद बना देता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, छेद बनाने के कारण उसमें आसानी से उस छेद में मिट्टी, हवा, सारी चीजें पहुंच पाती हैं अंदर तक दोस्तों। जब अंदर तक पहुंच पाती हैं तो जब उसमें यानी कि किसान बीज बोता है तो उस बीज को पर्याप्त मात्रा में पानी और सारी चीजें मिल जाती हैं, जिससे वहां की मिट्टी जो होती है वो अधिक उपजाऊ हो जाती है दोस्तों। इसलिए किसान का मित्र भी कहा जाता है किसको? केचुए को ही किसान का मित्र। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपी टेस्ट, सीटेट आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। कई बार पूछा गया कि किसान का मित्र किसे माना जाता है? किसान का मित्र किसे माना जाता है दोस्तों? केचुए को माना जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है दोस्तों। मल से भी इनके बताइए जमीन उपजाऊ होती है। कितने यानी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए केचुए। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। यानी वर्मी कल्चर पूछे तो किससे होता है? केचुए पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित दोस्तों? केचुए पालन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, अगर चींटियों की बात की जाए दोस्तों, चींटियों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। लोगों ने बताया कि सर चींटियों से भी आया था, क्वेश्चन नहीं बता पाए तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। जैसे चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है दोस्तों। पूछ लगता है कि कौन सी चींटी अंडे देती है, तो आप बताइएगा कि रानी चींटी जो होती है वो अंडे प्रदान करती है। और सिपाही चींटियां जो होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। जो सिपाही चींटियां होती हैं वो क्या करती हैं? वो बिल का ध्यान रखती हैं। वो एकदम बिल के सामने खड़ी रहती हैं दोस्तों, उनका ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन को ढूंढ कर बिल तक लाती हैं और अपने उस भोजन को क्या करती हैं? सेव करती हैं, यानी कि उसको सुरक्षित रखती हैं दोस्तों, ठीक है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है दोस्तों। जैसे चींटियां होती है दोस्तों, ये क्या होती है? एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे कि उसके पीछे वाली चींटी उसको सूंघते हुए एक यानी कतार में आपने देखा होगा चींटियां जब भी चलती हैं तो कतार में चलती हैं, तो वो उसी गंध के माध्यम से कतार में सीधे सीधे चलती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों इनका यानी कि कारण। अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है सामाजिक कीट कौन कौन सी हैं, तो दीमक होती है जो ग्रुप में रहती हैं दोस्तों। जैसे ग्रुप में जो रहती हैं, दीमक ग्रुप में रहती है। ततैया एक ठो होती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कीट या कौन सा कीट ग्रुप में रहता है, यानी कि तो सामाजिक कीट है तो दीमक है आपका, ततैया है। मधुमक्खियां भी ग्रुप में होती हैं और चींटियां भी दोस्तों क्या होती हैं? ये भी ग्रुप में रहती हैं, ठीक है। ये सामाजिक कीट होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों
मात्र 999 रुपए में आपके नितिन सर के द्वारा। अगर आपके एग्जाम में अगर आ रहा है हिंदी, अगर आ रही है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यानी कि नितिन सर के द्वारा आप अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो आप में जो हिंदी में जो कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही, आप एक बार इनकी क्लास लेके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पक्षी की बात की जाए, अगर पक्षी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चन आए थे, बच्चे क्वेश्चन नहीं बता पाए, पर पक्षी के बारे में भी जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। देखा होगा ना आपने दोस्तों, सिर के दोनों तरफ पक्षियों की आंखें होती हैं। और पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं। यानी कि हम लोग एक चीज को एक साथ देखते हैं, किसी भी चीज को, जैसे इस मोबाइल को अगर हमें देखना है तो हम एक साथ देख रहे हैं, पर पक्षी क्या है, वो मोबाइल को भी देख सकता है एक आंख से और एक आंख से इस बोतल को भी देख सकता है, क्योंकि उसके सिर के सामने बगल में दो दो आंखें होती हैं दोस्तों। तो वो एक आंख से मोबाइल को देख लेता है और एक आंख से बोतल को देख लेता है। पर हम सिर्फ एक समय में एक ही चीज को देख पाएंगे, दोनों चीज हम नहीं देख पाते दोस्तों। ये चीज होती है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेता है दोस्तों। और होता है दोस्तों कि उन पर जब नजर डाल देते हैं तो जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है, इसलिए वो जल्दी ज्यादा तेज देख सकते हैं दोस्तों। ज्यादा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी पुतलियों को घुमा नहीं सकते, जैसे हम लोग घुमा देते हैं ना, इधर उधर कर सकते हैं, पर वो नहीं कर सकते। और वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास को देखते हैं, यानी आसपास की चीजों को देखना होता है तो वो अपनी गर्दन को घुमाकर ही देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों पक्षियों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट खेजड़ी से आपसे पूछा गया था दोस्तों। खेजड़ी एक प्रकार का यह रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाने वाला एक प्रकार का पेड़ है दोस्तों। इसे उगने के लिए क्या होता है, उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। रेगिस्तान में पाया जानते हैं, वहां पे बालू ही बालू होता है, तो पानी की तो मात्रा बहुत ही कम होती है दोस्तों। इसलिए ये बिना पानी के भी ये उगाता है और इसमें बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाओं के बनाने में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों। और कौन सा क्वेश्चन था ये नहीं मालूम चल सका, तो क्वेश्चन आया था, तो इससे ये आप जान सकते हैं। और होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी लकड़ी पे यानी कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, दीमक उमक नहीं लग सकती दोस्तों इसकी लकड़ियों पे। इस वृक्ष में बहुत ही कम पत्तियां होती हैं। इस वृक्ष में क्या होती है, पत्तियों की भी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो खेजड़ी से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो खेजड़ी से जो इंपॉर्टेंट चीज है, यह कहाँ पाया जाता है, यह रेगिस्तान में पाया जाता है। इसने उगने के लिए जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होगी। आप जान रहे हैं रेगिस्तान में है तो जल अधिक आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग किसके कारण होता है, छाल का उपयोग दवा में होता है दोस्तों, ठीक है। ये भी याद रखिए कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग किसके लिए लाया जाता है, दवा बनाने के लिए लाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, इस पे क्या होता है, इस वृक्ष पे कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, दीमक नहीं लग सकती, कोई भी चीजें प्रभाव नहीं पड़ सकता दोस्तों। इस वृक्ष में बहुत ही कम पत्तियां होती है, क्या होती है, बहुत ही कम पत्तियां होती हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तक है। आपकी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, ज्योग्राफी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी पुस्तकें सर नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों। कंपटीशन को देखते हुए, आपके सिलेबस को देखते हुए, जैसा कि एग्जाम में पूछा जा रहा है किस सिलेबस से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उन सब को देखते हुए ये नितिन सर की बुक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों यानी कि आपको मैंने बताया था सीटेट क्वालिफाई करने का सिर्फ एक रामबाण रास्ता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ही आपको आइडिया होगा कि भाई आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप उन्हीं टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिए दोस्तों, उन्हीं टॉपिक को पढ़िए और उन्हीं टॉपिक पे ध्यान दीजिए, बाकी टॉपिक्स आप मत ध्यान दीजिए। कहा जाता है ना, अच्छा कंपटीटर वो है कि जिसे ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है,
जिसे ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना दोस्तों। बहुत ही ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, अब परीक्षा आपकी नजदीक है, हो रही है परीक्षाएं, तो बस आपको एनालिसिस करना है कि मुझे किस चैप्टर को पढ़ना है, किधर मुझे ध्यान लगाना है पूरा, और बाकी बेकार की चीजों को आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। बस मेन चैप्टर आपको पढ़ना है। रिवाइज करिए कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, किन चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो उन्हीं पे फोकस करिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।